Good morning, everyone. Any questions from what we discussed last time? है सर। बोलो। एक्सेल थोड़ा दिखाना सर। सर इसमें जो प्रॉफिट रिटेन किया जा रहा है, ये टोटल प्रॉफिट 100% रिटेन किया जा रहा है। हम्म 100% रिटेन किया जा रहा है, तो ये रिटेंशन रेशियो के थ्रू भी निकल जाएगा। रिटेंशन रेशियो मल्टीप्लाई में रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। हाँ, निकल जाएगा। तो सर जी जो 1 आया है, 1 रुपीज ग्रोथ, तो इसको अगर परसेंटेज में करना चाहें तो परसेंटेज में कितना होगा? परसेंटेज में उतना ही होगा ना। सो सपोज अगर 1 रुपी है, then and 1 rupee has increased on the base of what? Suppose 1 rupee has increased on the base of 10, तो आपका 10% हो जाएगा। वो तो कितने बेस पे इंक्रीज हो रहा है उस पे ग्रोथ निकलेगा ना आपका। ये प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके। करेक्ट। ग्रोथ तो हमेशा प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करके जो डिफरेंस होता है उस पे परसेंटेज निकलता है ना। और सर जो ये रिटर्न जो मिल रहा है इन्वेस्टर को, ये तो इनविजिबल रिटर्न है ना? सॉरी, क्या रिटर्न है? इनविजिबल रिटर्न मिलेगा ना उसे? उसे तो कैश तो मिलेगा नहीं। Sorry, what is the word that you're using? Individual. इनविजिबल। Invisible. Why this is invisible? क्योंकि सर तो उसे तो अगर कैश मिलेगा तो वो डिविडेंड कहलाएगा। This is not what. This is not the growth in the dividend. This is the growth in the cash flow, whether he receives or not. That is the difference between cash flow and dividend. Cash flow is what company earns for him. Dividend is what company pays to him. यस सर। तो ये इन्वेस्टर को मिलेगा नहीं ना ये अभी? अरे हम ये वैल्यूएशन ये जो अच्छा जो हमने डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल किया, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल इज valuing the share basis what investor will receive. Okay. Cash flow valuation model is it is not based what investor will receive. It is basis what company what is the cash flow that this company is earning. तो सर इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करेगा जब उसे रिटर्न मिल नहीं रहा है तो? Fazlul, if you want to यस सर। calculate the valuation value of the share basis what you will receive, then डिविडेंड। if you want to calculate the valuation basis cash flow, then FCFF या FCFE. यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो चॉइस है तुम्हारे पास, ऐसा कोई नहीं कह रहा। अगर तुम वो इन्वेस्टर हो जिसको भी है, हु वांट्स टू वैल्यू द शेयर basis what is being received, what is
what I am getting out of this. If you are that kind of an investor, then do use the dividend valuation model. But if you are kind of an investor who are not interested or who are not interested in finding out what I am receiving, but there are other benefits that are coming through cash flows, तो आप वैल्यूएशन एफसीएफ के थ्रू करोगे. मैं एग्जांपल से बताता हूँ तुम्हें. So for example, if company cash flow इंक्रीज हो रहा है, कंपनी का डिविडेंड 0 है, कंपनी का जो शेयर प्राइस है पी, डज दैट इंक्रीज, डिक्रीज और कांस्टेंट? मजदूर आंसर करो. इंक्रीज करेगा सर. क्या मजदूर? हाँ सर, इंक्रीज करेगा प्राइस, कंपनी का शेयर प्राइस. क्यों? बट डिविडेंड तो 0 है. तुम यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हो. क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि सर कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सारा अपना प्रॉफिट रिटेन कर चुका है. तो हम ये शेयर प्राइस के वैल्यूएशन से तो निकाल रहे हैं. हम यही तो निकाल रहे हैं, इसी की तो वैल्यूएशन निकाल रहे हैं. जब स्टॉक प्राइस तुम कह रहे हो इंक्रीज हो रहा है, तो उसी की वैल्यूएशन तो हम निकाल रहे हैं. तो यानी you are agreeing, correct, that the value of the share is linked to this cash flow. Yes or no? Yes sir. Whether investor is receiving anything or not, that is second model, correct? तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है. आपके पास दोनों अवेलेबल है. सही, इससे प्राइस इंक्रीज होता ही रहेगा, तो पर वो इन्वेस्टर जो है अपना शेयर तो सेल करेगा नहीं. ये तो इन्फिनाइट पीरियड तक इसका तो बढ़ता ही चला जाएगा. तो प्रॉब्लम है उसमें. तो फिर इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिलेगा? प्राइस नहीं बढ़ रहा उसका, स्टॉक का. स्टॉक का वही तो प्राइस बढ़ता है चला. क्या निकाल रहे हो इसमें? What is the objective of doing this calculation? Objective of doing calculation is calculating the value or calculating the return? वैल्यू. बस शेयर का वैल्यू तो बढ़ रहा है ना. वो बेच रहा है नहीं Yes, बेच sir. रहा, वो कहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. वो क्यों क्वेश्चन में आ रहा है? The objective is to Okay, sir. calculate the value. For example, आप जिस प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है. और मान लो आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना नहीं है, because you want to stay in that property or that house. Does that mean उसकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही है? वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, हो रही है. अब whether you want to exploit or whether you want to cash in that valuation, वो आपका सेकंड डिसीजन होगा ना. Nobody is forcing you that you have to sell, or nobody is forcing you that you don't have to sell. But irrespective whether you sell or not, the value of the property, similarly the value of that share will go up or down. And you have already accepted that the value which will go up or down is linked to the cash flow. मुझे कोई डाउट है? अच्छा सर, ये FCFE या FCFF सेकेंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए भी एप्लीकेबल होगा? सेकंड कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर मतलब? जो आपने फर्स्ट कैटेगरी ऑफ ये तो एक तरह का फर्स्ट कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर के लिए ही है ना.
प्रमोटर हुआ या फिर उस कंपनी का जो भी ये सेकंड के लिए भी होगा। ओके हाँ। एक और क्वेश्चन है सर, प्रॉब्लम है। बोलो। एक्सेल में उसे प्लॉट करना सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13.2% है। क्या क्या पूछ रहे हो और ये कहाँ से आया है? FCFF का ही है। हम्म एंड कॉस्ट ऑफ डेट 7% है। हम्म FCFF 25 लाख है। हम्म एंड वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ द FCFF वो 394.32 लाख है। हम्म जी 5% है। हम्म बट इसमें कहा जा रहा है कि मिस्टेक इन कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द फर्म एंड लिस्ट हैज टेकन बुक वैल्यू वेट। मैं नहीं हेलो। समझ रहा क्वेश्चन क्या करना है और क्वेरी क्या है वो पूछो। इनका क्या कोरी ये करूँ नहीं मैं समझ वो? हाँ। कि ये जो जो इसको जो वेट जो है, वेट ऑफ डेट या फिर वेट ऑफ द इक्विटी जो है, वो बुक वैल्यू पर लिया जाता है या फिर मार्केट वैल्यू पर? अभी वो आना बाकी है ना। वो अभी नहीं हुआ है। नहीं। ओके सर, रहने दो सर। और कुछ? नो सर, कुछ नहीं। So this first growth model we have discussed, which is growth is equal to retain earning into ROE. And this is assumption when the ROE remains constant. Now, if I relax this first assumption, that ROE is not constant, which means ROE is changing. So, for example, if ROE changing, then the growth rate, if ROE is changing, then the formula for the growth rate is this, which is ROE into retained earning plus the change in the ROE. एक एग्जाम्पल देखते हैं. So for example, मेरा ROE, the ROE previous year was 10%, and now the ROE is expected to be 12%. So the change in ROE is plus 2%.
Now, if we see the breakup of this 12, sorry, the breakup of this 12 is 10 plus 2. So, if I focus on this 10%, this we have just discussed that the growth rate is what? Growth rate is retained earning into ROE. So, this 10% will still generate the same return. And now because my ROE is increasing by 2%, this 2% is straightforward growth. So this is my formula if ROE is changing. Any question in this? Any question in this? 2 will also remains constant. No, may not. No. So next year you might have this different component. So it might be not be 2. So not necessary. The answer is to your question is no. 2 is not constant. That's the assumption that we've relaxed now, correct? The ROE is no more constant. It can change from one year to another year. And whatever is the change, that delta is we are adding or subtracting from this ROEs, not subtracting, adding in this example. You said expected ROE would be 12. Yes. So it's based on any calculations or how? No, expected ROE नहीं है ये. The ROE which is at the end of the year है. So जैसे 2019, 2020 and 2021. पारुल. So at the end of 2019 जब मेरे results announce हुए end of 2019 में तो मेरा ROE 10% आया. Yes. Okay. So for 2020, for the calculation of the growth of 2020, I will take this 10%. Any doubt? Okay. No. Then for 2020, 2020, at the end of the 2020, basis my result at the end of 2020, my ROE comes out to be 12%. Then for the year 2021, I will take this. So 12 is actual, and for 2021 we will forecast. The growth, the growth rate, that is the forecasted growth rate. The ROE is not the forecasted ROE. ROE is at the beginning of that year for which you are forecasting.
Okay. Yeah, So understood. ROE at the beginning of the period, growth is for the forecasted period. Parul, is that clear? Yes. करंट ईयर के आरओई का बेनिफिट हम नेक्स्ट ईयर लेंगे। So मेरा ROE बिगिनिंग ऑफ 2021 कितना है फजलूर? यस सर। My ROE at the beginning of 2021 is how much? 12% सर। So whatever is my investment will expect it to grow at what rate? मेरी जो इन्वेस्टमेंट होगी इक्विटी शेयर होल्डर की, वो इन्वेस्टमेंट किस रेट पर रिटर्न कमाएगी? 12% सर। वही कर रहे हैं हम लोग। वो नेक्स्ट ईयर नहीं है, 12% उसी ईयर का है, बट उसी ईयर का बिगनिंग का है। ओके सर। So we've done two models so far for the growth first, and this is the second. Any question in second? And this is third, which we are yet to do. Any question in third? Okay, third. Third, when this assumption is removed, this assumption that you will not raise any external funding, or you will not go for any external funding, or you will only go for internal funding, the second assumption is being removed, is being relaxed, which means as per this third growth model, you can go and raise external funds. You can come out with an IPO, you can come out with an FPO, you can raise external funding. So that assumption is relaxed. Which means as per growth model, as per the first growth model, growth is retained earning into ROE because there was no external funding. Now because you have an external funding, your growth is investment into ROE. So if you invest more from external funding, your growth will go up. Have you understood this difference? So in the first equation, because there was no external funding, the only source of funding was retained earning. So retained earning into ROE. Now, because you can raise external funding, which means whatever you invest, this investment
can be internal, can be external. That doesn't matter now. So whatever you invest into ROE. Make sense? And this is called as, okay, so before we go into this is called as equity investment. So let's understand what is this. So in 2021, at the beginning of 2021, you want to purchase new machine, which is cost 100 rupees. From where you fund this purchase? If you want to purchase a new machinery, 100 rupees, from where would you fund this 100 rupees? This 100 rupees will be funded through the depreciation, the accumulated depreciation of the previous machine. That is the reason why you create depreciation. So let's assume that depreciation is 60 rupees. So my 100 rupees funding, out of 100 rupees, 60 rupees funding would be done by depreciation. Any question on this? That is why you have capex minus depreciation. Capex is the 100 rupees in this example, and depreciation is 60 rupees. Now you're short of 40 rupees. From where would you get this 40 rupees? I can raise from loan. So for example, I've taken a new loan of 10 rupees. So another 10 rupees is being arranged. Now the shortage is of only 30 rupees. Any questions so far? So the formula that we've created so far is capex minus depreciation minus new loan. Capex minus depreciation minus new loan. Any question? Last step. For example, now suppose the company has to repay old loan, which is, let's assume, 5 rupees. So I have to add this 5 rupees because this would be funding that I need to arrange. Any question? सर ये लोन रिपेड प्लस क्यों होगा? ये भी तो माइनस होगा ना, पैसा जा रहा है ना यहाँ से फिर कंपनी से। ये हम पैसा जा रहा है ये निकाल रहे, कितने पैसे की जरूरत है ये निकाल रहे। कितने पैसे की जरूरत है
तो जिसमें से जब आप लोन ये 60 रिपेमेंट करते हो, जब आप लोन रिपेमेंट करोगे तो उतने पैसे की जरूरत होगी ना, तो ऐड करेंगे ना। ओ ये एडिशनल हो गया। हम्म। ओके सर। Hence the equation is capex minus depreciation minus debt raised plus debt repaid. Now this is plus because bracket के बाहर minus sign है. When you open the bracket, this minus will become plus. So it's plus debt repaid. Any question? And suppose you are able to purchase a machine, but just by purchasing machine you will not be able to do the business for 2021, correct? You need raw material as well to ensure that machine is being used for your business. And let's assume your raw material or your working capital is another 2 rupees. ठीक है, तो वो भी आपको ऐड करनी पड़ेगी, because the 2 rupees you need more for your working capital. Now this is the formula for equity reinvestment, which means what are you getting out of this formula? You are getting how much money you need to invest into the business, how much money you need to bring in for investment. This is called as equity investment, or in slides it is mentioned as equity reinvestment. Any questions in this? सर ये वर्किंग कैपिटल माइनस भी हो सकता है ना? हाँ, चेंज अगर नेगेटिव है तो माइनस भी हो सकता है. Okay, so in case no, so this is equity reinvestment. This is equity reinvestment. Now this equity reinvestment divided by PAT in slide is mentioned as equity reinvestment rate. परसेंटेज में निकाल दिया उसको. Equity reinvestment upon PAT gives you the equity reinvestment rate. And this is multiplied with the ROE, the way your retention ratio is multiplied by the ROE. And this is your third model for the growth. So just to summarize, we started with two assumptions. If I keep both the assumptions, then my growth is equal to retained earnings into ROE. If I relax first assumption of the constant ROE, then my growth rate formula is as per model 2.
If I relax the second assumption as well, then I calculate equity reinvestment rate, and my formula is equity reinvestment rate into ROE. Any questions, doubt? Yes. Go ahead. If in one of the company, if the revenue is growing in at constant rate and PAT is increasing, because we can take, always we have to take the PAT growth rate through this net income. If we are taking the growth from the revenue prospect, will it not suffice? No, it depends. How do you want to calculate? So generally, when you're calculating the value of the stock, you are less interested in the revenue, you are more interested in the PAT. Because let's take a company whose revenue is growing, but whose PAT is not growing. For you, will you value that company more vis-a-vis a company whose revenue is not growing, but the PAT is growing? It all depends on how what their business model No, is for it doesn't future. depend on anything. एक मिनट रुक जाओ, Deepak. You just answer this question. There are two companies. You're an investor. One company revenue is growing, but the profit is not growing. For last 5 years, the company revenue is growing, but the company's profit is not growing. And in the next 5 years, it is not likely to grow, in spite of the increase in revenue. Company A, company B. Company B, revenue is constant, but company's PAT is constantly growing in last 5 years, and it's expected to follow the same pattern for the next 5 years. Which stock you would like to purchase? B, Sorry? second company. Second company. Similarly, there would be more investors in the market who will exactly go with the same rational investment decision. So what happens? The second share will have a demand pressure in the market, which of course changes the value, correct? The value is all the game of demand and supply. Supply always remains constant because you can't sell unlimited shares in the market. So company has issued number of shares which is constant. Now, because everybody would be interested in the second company to take a rational investment decision, that creates a demand pressure, and the value of the stock or the price of the stock will go up, and that's what we're trying to calculate. यही अगर मैनेजमेंट निकाल रहा होता, मैनेजमेंट जिसको स्टॉक प्राइस का नहीं अपना इंटरनल ग्रोथ जानना है, तो वो रेवेन्यू की बात करता है. बट जब हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज मोर डिपेंडेंट. मैं ये नहीं कह रहा कि रेवेन्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, दीपक. आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग, बिटवीन रेवेन्यू एंड पैट, इफ आई हैव टू चूज वन and I'm an investor, I would choose PAT. And this is not for 1 year. This is not a temporary phase. That there's a new business, there's a startup company, or company has launched a new project, or COVID aa gaya, demonetization aa gaya, and it's a matter of 2-3 years. I'm not talking about those phases. So in those phases, of course, everybody focus on revenue. कि business start किया, revenue तो कम है, profit बाद में आएगा. I'm saying a company which has been settled down for 5-20 years, and it's been stabilized company. It's a company which is there for ages now. For that type of a company, you will focus more between revenue and PAT. You will focus more on the PAT. अब पूछो क्या पूछ रहे हो? No, the whole question you have changed. Till now we were discussing. Till now, when you're saying that it's not growing, the PAT is not growing in one the company, it is growing, and now you extended it. It will not grow for next 5 years. So they are calculating the growth for the PAT only, na? Net income, correct? I'm not asking the question. We are still net income is PAT. What we are calculating on this slide, the left part of the slide, is what is the growth for the net income, and that
net income is used to calculate FCFE. Hence, if I calculate the growth for net income, my growth rate for FCFE will come out. That is what we are calculating. This valuation part is the जो है why it is in course that we want to calculate the value of equity. Else another why this is a part of valuation, is the part of this curriculum. Why is it part of the curriculum? Means we have to calculate, your explaining the valuation of equity, as well as it will be used in M&A for valuation. So for that, means there are investor perspective, you will go for net income. For management perspective, you will go for revenue. Is it correct? Management? Which management? So management if you are the company. So if you are acquiring a company, you are acquiring the company, जो M&A की आप बात कर रहे हो, you are acquiring the company through what? You are acquiring the company through equity shares only, ना? No, it's not listed, for example. So what? Still you are buying the shares of the company. How does it matter? No, it's why Let's to make assume that you're acquiring Fazlu's company. Let's assume Fazlu owns a company and you are interested in buying out the company. How would you acquire Fazlu's company? You have to purchase the shares. There's no other method in any country, any law. You tell me any way that you can acquire Fazlu's company without buying the shares of the company. You have to. Be it a merger, be it an acquisition. You agree, Deepak, you have to purchase the shares? Be it a listed, be it an unlisted. In what means, in many cases it is not valid. It is not? Means there are cases where this statements, what you're putting, that it has to be. Give me an example that you can acquire the company without purchase of the shares. Go ahead. There is one company which is a foreign company, have a subsidiary in India. There's another foreign company, B, has a subsidiary in India. B has already acquired major stakeholder of subsidiary of foreign company A, major stakeholder, and company A का जो Indian subsidiary is going to be merged means they want to absorb it to Indian company. So वो absorption कैसे होता है? Shares खरीदने पड़ते हैं ना? बिना शेयर खरीदे absorption हो जाएगा? मैं आपको M&A की strategy अभी नहीं सिखा रहा हूँ, वो आगे है, which is absorption है. We will take that example at that point of time. No, we will not. I will not take that example at that point of time because वहाँ पे मैं valuation नहीं सिखाऊंगा. तो अगर आपको ये डाउट है तो ये क्वेश्चन को अभी ले लो. What I'm trying to और जब ये वैल्यूएशन तो अभी पूरा हुआ नहीं है. What I understand. ये क्वेश्चन दीपक, ये क्वेश्चन आगे कहीं पे भी फिट नहीं हो रहा है. तो I don't want to park the question. मेरे लिए बहुत आसान है, हाँ बोल दो आगे आएगा, ठीक है, बट मैं गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ये इनवैलिड क्वेश्चन है, मैं यही समझाना चाह रहा हूँ. ये अभी भी इनवैलिड है, आगे भी इनवैलिड है, वो समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है. आप मुझे एक बात बताओ, सिर्फ स्टेप्स में आंसर करो, ठीक है. अभी छोड़ दो, आपका जो माइंडसेट है उसको साइड करो, मेरे से क्वेश्चन का आंसर करो. कैन यू एक्वायर द कंपनी, बी इट एब्जॉर्प्शन, बी इट ए जॉइंट वेंचर, बी इट ए मर्जर? ये स्ट्रैटेजीज मैं आगे सिखाने वाला हूँ, ये मैं सिखाऊंगा. बट आप कोई भी स्ट्रैटेजी से कंपनी को एक्वायर करो, कोई भी स्ट्रैटेजी से, या मर्जर करो, do you believe that can be done without buying the shares of the company? Okay, is that possible? That is the question. और जो आपने एग्जांपल दिया, उस एग्जांपल में भी आपने बोला ए कंपनी बी में एब्जॉर्ब कर रही है. एब्जॉर्ब करने के लिए भी तो शेयर्स ही खरीदना पड़ेगा. और is it possible that absorption can be done in any other form?
you can calculate the share swap ratio और उसके बाद में शेयर इशू कर दोगे जो उसका तो शेयर स्वैप करंट रेशियो कंपनी है. शेयर स्वैप रेशियो में तो शेयर खरीदना ही होता है ना. इज जस्ट rather than paying cash, I'm paying the consideration through my shares, but in return I'm buying the shares only ना. मैंने तो नहीं बोला कि शेयर्स को कैश में ही खरीद सकते हैं, बट शेयर्स तो खरीदना ही पड़ेगा ना. वो बार्टर सिस्टम कर रहे हो आप. For example, I go to stationery shop, I purchase a pen, I pay 10 rupees. That is one way to buy the pen. Another way is I go to the shop, if I'm a farmer and I have rice, say I go to the shop and say, okay, give me one pen, I will give you 10 kg rice. That is also purchase of the pen only, no? My question is, can you acquire the company without purchase of the shares? No. Whether you pay that consideration in cash, whether you pay consideration in free भी दे सकते हो, बट खरीद तो रहे हो ना. और शेयर्स के थ्रू भी दे सकते हो, एसेट के थ्रू भी दे सकते हो, बट खरीद तो रहे हो. ओके, सो दिस जो आप बोल रहे हैं कि ये it will not come in the M&A strategies, or we are going to cover this share swap ratio in coming lectures, or it will be in M&A or what, or we are not going to cover that. उसको साइड रखो, मैं आता हूँ उस पे. मेरे को सिर्फ ये समझना है कि ये जो तुम्हारा अभी जो तुमने स्टेटमेंट बोला, ये जो assumption क्रिएट किया, वो अभी समझ आया या अभी भी वहां पे कुछ गड़बड़ है? सो कैन वी कंक्लूड any acquisition, any Yes, M&A cannot happen without purchase of shares? Are you with me on this? Purchase of share, what I thought is draining the liquid cash. No, I never said that. Now it is clear. Purchase can be done through any other forms ना. बार्टर सिस्टम में भी जब हम जाते थे तो परचेज करके लाते थे कोई चीज. हम कोई चीज कैश नहीं दिया है, मैंने बदले में कुछ राइस दिया और बदले में उससे पेन लिया, वो भी तो परचेज ही होता है ना. ठीक है. सो आर यू विद मी दैट इट कैन नॉट हैपन विदाउट परचेज ऑफ शेयर्स? Yes, my thought was that हाँ, वो गलत है, उसको वो ठीक हो गया. हाँ, ओके. ना अब आप मैनेजमेंट हो, जिसको आप मैनेजमेंट वर्ड यूज कर रहे हो ना. अब आपको फजलूर की कंपनी खरीदनी है. अब आप मुझे बताओ, आपको फजलूर की कंपनी खरीदनी है, बीट वॉट एवर स्ट्रैटेजी एमएनए की, कैसे खरीदनी है, क्या करना, वो सब सिखाया जाएगा. एमएनए के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्या प्रोसेस होता है, छोड़ दो उसको, वो आगे आने वाला है. बट मैं बोल रहा हूँ किसी भी तरीके से खरीदनी हो तो यू हैव जस्ट कंक्लूडेड दैट दिस कैन नॉट हैपन विदाउट परचेज ऑफ शेयर्स. नाउ आपको एक शेयर खरीद, सो कंपनी फजलूर की कंपनी में 100 शेयर है, आपको 51 शेयर खरीदने पड़ेंगे कंपनी को एक्वायर करने के लिए. ये सेकंड पार्ट है, इसमें कोई डाउट दीपक? क्योंकि आपको 50% से ज्यादा स्टेक खरीदना पड़ेगा, तभी आपके पास कंट्रोलिंग स्टेक आएगा ना. अब आप जब इस एक्विजिशन को वैल्यू करने बैठोगे, अगर मैं आपको कंपनी का एक शेयर का वैल्यू निकालना सिखा दूं और उसको आप 51 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये एक्विजिशन की डील का वैल्यू आ गया. Yes. This is what I'm explaining to you. So it does not. No, complete. एक second. Give me 20 seconds. Then you can raise this. So what does this mean? Whether you are a retail investor who is interested in buying one share, whether you are a somebody like जिसको आप management tag दे रहे थे, who wants to acquire the company, for them, what is the first step is to calculate the value of per share. Once I'm able to calculate the value per share, then the next step comes out that if I'm a retail investor, that value per share will remain per share value for me. But if I'm somebody who's acquiring a company, then the value per share gets multiplied with the number of shares that I need to purchase to acquire the company, and that gives the total value of that acquisition deal. Yeah, Deep, go ahead. Yes. Any question? So be it a management, be it an acquisition, be it a retail investor, any shape and form,
whoever wants to buy the shares of the company for whatever purpose, he or she is interested in the value of that share. And the value of the share we have just concluded is linked more. I'm using more. Is linked more to PAT vis-a-vis revenue given the choice. अगर आप दोनों से यूज करना, अगर आपको है कि आप दोनों से ही दोनों को यूज कर सकते हो तो हाँ, तो मैं दोनों को ही करूंगा. बट अगर मेरे को गन रख दी जाए कि नहीं एक ही को चूज करो, तो मैं पैट चूज करूंगा. दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. वी आर लिंकिंग एवरीथिंग विद द पैट. और इसको FCFE बोलते हैं. इसको मतलब इससे जो हम निकाला था, हमने फॉर्मूला जो किया वो FCFE किया. तो ये जो भी हमने 3 ग्रोथ के मॉडल करे हैं ना, ये FCFE के ग्रोथ मॉडल्स है. FCFE के लिए क्या G होता है वो निकालता है ये लेफ्ट साइड ऑफ द स्लाइड. एनीबडी, एनी डाउट? In that case, the valuation will be different. In which case? Revenue versus PAT. If I'm taking the growth for revenue, G would have been different. For what? For valuation. But revenue के लिए valuation कौन करेगा? आप करोगे? आप नहीं, करोगे? growth की बात कर रहा हूँ. I'm talking about G. वो ग्रोथ किसके? मैं सिर्फ वो ग्रोथ निकालने में इंटरेस्टेड हूँ अभी के लिए दीपक, जो वैल्यूएशन में यूज होगी. आप मुझे बता दो that you are saying it is through PAT. Yes. And has to be through PAT. कोई चॉइस ही नहीं है ना. रेवेन्यू इज अ टॉप लाइन, करेक्ट? उस टॉप लाइन में इंक्रीज होगा तो दैट इंक्रीज और डिक्रीज होगा फॉर दैट मैटर. दैट इंक्रीज और डिक्रीज whatever is the delta will get percolated to the PAT effect. You are with me on this point? May or may not be. Give me an example where any change in the revenue will not get percolated or will not have get PAT cash flow में आएगा. PAT में you may invest in capital expenditure. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में करूंगा तो पैट में आएगा ना. इस साल इन्वेस्ट करूंगा, अगले साल पैट बढ़ जाएगा, अगले साल नहीं और अगले साल बढ़ जाएगा, बट वो कभी ना कभी तो पैट में जाके बढ़ेगा ही ना. उस रेवेन्यू इंक्रीज का कोई फायदा नहीं है दीपक. दैट इज ऑफ नो यूज. विच इंक्रीज इन रेवेन्यू डज नॉट percolate to increase in PAT in long run. You will never want to run a company, you will never want to invest in any company जिसका रेवेन्यू तो बढ़े जा रहा है 5 साल से, बट पैट कुछ नहीं बढ़ रहा. उस कंपनी की अच्छी वैल्यू नहीं होगी दीपक. या उल्टा ले लेते हैं, एक ऐसी कंपनी जो लॉस में 5 साल हो गए, 10 साल हो गए लॉस में ही बैठी है और आने वाले टाइम में भी कुछ खास होता हुआ दिख नहीं रहा, बट रेवेन्यू बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बट कंपनी को लॉस ही होता जा रहा है. इट विल नॉट बी वेरी गुड स्टॉक टू पिक. So when you see if you are going to acquire a company, if you get the projections of those companies for next 5 years, if revenue is increasing with a constant rate and PAT is increasing or at a constant rate, at a variable rate, and then curve is increasing, then surely you will diagnose that aspect. Yes. If I'm acquiring a company and I'm in a management shoes who will become an owner of the company, I'm not a revenue sales head. I'm not a sales head person. अगर आप मैनेजमेंट जब वर्ड आपने यूज किया ना, आप गलत लाइन में चले गए. आपने वैल्यू मैनेजमेंट बोल के बोला कि मेरे को कंपनी एक्वायर करनी है. अगर मुझे एक्वायर करनी है तो मैं पैट की ग्रोथ के पीछे भागूंगा. हाँ, अगर मैं सेल्स हेड हूं, मुझे शेयर से कुछ लेना देना नहीं है, बट मुझे अपनी एफिशिएंसी ऑफ द डिपार्टमेंट, मुझे अपने टारगेट, मुझे उस पे इवैल्यूएशन करना है, विच इज नॉट वैल्यूएशन.
ठीक है, विच इज नॉट वैल्यूएशन गेम। मुझे अगर वो वाला मैनेजमेंट की आप बात करते ना, तो मैं रेवेन्यू ग्रोथ पे देखता कि हाँ ठीक है यार, मेरे को वैल्यूएशन नहीं करना, मेरे को नहीं इंटरेस्ट है कंपनी के शेयर प्राइस में क्या हो रहा है, वो इन्वेस्टर देखेगा। मैं सेल्स हेड हूँ, मेरे को अपने पीएन रेवेन्यू पे टारगेट करना है कि मेरे को एक सेल्स टारगेट दिया गया कि अगले साल कितना रेवेन्यू है, क्या टारगेट है, वो सब के लिए when we do those analysis for the sales department, for the head of the sales, then we look at some other calculation which is not a valuation, तो इसलिए मैं उस पीस को यहाँ पे लेके ही नहीं आना चाहता, वहां पे रेवेन्यू ग्रोथ पे फोकस किया जाए। And this diagnosis will be a part of financial due diligence. उसमें भी होता है, बहुत सारे और भी पार्ट होते हैं, बट वैल्यूएशन में मेरे को कोई लेना देना नहीं है उससे। कोई डाउट है दीपक इसमें? बिकॉज आई डू नॉट वांट ये assumption या कोई डाउट रहे कि ये आने वाला है एमएनए में, बिकॉज ये वहां पे भी इनवैलिड क्वेश्चन ही रहेगा जैसे आज इनवैलिड यहाँ पे। दीपक That's okay. Yeah, I've corrected my thought. ठीक है, anybody any doubt in first, second, third growth model? Yes. A third model में first thing is कि what is the status of retained earnings, और ये capex जो है ये कहाँ से हम पिक करेंगे? So retain earning तो इसमें आ गया है। So if you look at this ये फॉर्मूला जो है इसमें रिटेन अर्निंग आ गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूँ, लेट मी रिमूव दीस मार्कअप्स। तो पावलो मैं जिस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, 100 माइनस 60 40, 40 माइनस 10 30, 30 प्लस 5 35 प्लस 2 37। So the answer is 37। इसका मतलब क्या है पारुल? कि इतना कंपनी के पास है अमाउंट। No, that's not right, Parul. This means company needs 37 rupees to invest. This is what it means. It does not mean the company has 37 rupees. Company need 37 rupees to invest from equity. That's what it means. Is that clear, Parul? Yes, क्योंकि yes. मेरे को 100 रुपए की जरूरत थी, 100 रुपए में से बाकी डेट डेप्रिसिएशन निकाल के 37 अभी भी शॉर्टफॉल है। दिस इज व्हाट इट मींस। तो जो केपेक्स है हमारा वो आइडेंटिफाई करेगा कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है कंपनी की ग्रोथ के लिए, फिर उसमें से हमारे पास जो अवेलेबल है वो हम आप खुद बताइए, एक कंपनी को ग्रो करना है तो उसकी केपेक्स से ही तो कंपनी ग्रो करता है। आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट ही नहीं करोगे। लेट्स से आपके पास एक मशीन है, वो मशीन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है। अगर वो मशीन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है, और अगले साल आपको ग्रो करना है, आप ऑलरेडी 100 यूनिट्स बना रहे हो, यू वांट टू सेल 200 यूनिट्स, कैन यू ग्रो विदाउट बाइंग न्यू मशीनरी? नो। बिकॉज जो कैपेसिटी 100 यूनिट्स वो तो आप अचीव कर चुके हो ना। आपको नेक्स्ट ईयर ग्रो ही नहीं कर सकते जब तक आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। एंड Parul, that this was your second question. जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि 37 रुपीज, इज दैट क्लियर? वो 37 रुपीज इतना पैसा मुझे इक्विटी से चाहिए टू ग्रो नेक्स्ट ईयर। दिस इज व्हाट 37 रुपीज मींस। ओके। नाउ इस 37 के अंदर एक मिनट, वो आपका क्वेश्चन मैंने अभी आंसर नहीं किया, वो रिटेन अर्निंग वाला। इस 37 के अंदर रिटेन अर्निंग से लाओ आप या आईपीओ से लेके आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, 37 रुपीज लाके दो। दैट इज द वे इट इज। पारुल ओके, मतलब अगर रिटेन्ड अर्निंग्स है हमारे पास अवेलेबल, हाँ, तो वो 37 में इंक्लूडेड है, 37 में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने डिसाइड किया कि ओके वी दिस ईयर वी विल पे डिविडेंड।
आप डिविडेंड पे कर दो, फिर आईपीओ में दोबारा 37 रुपीज रेज कर लो, और केस टू कंपनी कहती है ओके हमारे पास 30 रुपीज का रिटेन अर्निंग है, सो आउट ऑफ 37 यू कैन यूज 30 रुपीज विच इज अगेन एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओनली ना, एंड यू रेज 7 रुपीज फॉर माई आईपीओ। मतलब अभी रिटेन्ड अर्निंग्स डिक्लेयर्ड नहीं है। जरूरत नहीं है मुझे, मैंने निकाल लिया कि मुझे टोटल इक्विटी से कितना पैसा चाहिए, उसके अंदर रिटेन अर्निंग भी आ जाएगा और एक्सटर्नल फंडिंग भी आ जाएगा, वो बाइफर्केशन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके। अगर आप ये वर्ड देखेंगे ना पारुल, इक्विटी री इन्वेस्टमेंट वर्ड है इसका। री इन्वेस्टमेंट का मतलब वो रिटेन अर्निंग ही है इसके अंदर भी, that this is the amount that I'm reinvesting back into the business, which is nothing but retained earning. Pavlo, is that clear? Yeah. और अदर थिंग दैट वी आर टू कंक्लूड इज कि जो प्राइस ऑफ द शेयर होता है that is mostly related on the cash flow of the company, like the FCFF and FCFE. No. The model that we are doing as of now, in that the value of the company is linked to cash flow. For example, the model that we did earlier, which is dividend valuation model, the value of the share was linked to the dividend, not to the cash flow. The model that we're doing now, in that model, the valuation is linked to the cash flow. The model that we will discuss in future, probably in next couple of classes, after a couple of classes, would be different. Parul? हाँ जी। Okay. Anybody else any other question last time? Okay. So this is for the growth of FCFE. If I have to calculate growth for FCFF, then you have to use this. Remember the difference between FCFE and FCFF. FCFE is about PAT, about equity, net income. FCFF is not about the PAT, is about total cash flow of the firm. Total cash flow of the firm में डेट होल्डर्स भी हैं, डेट का इंटरेस्ट भी है, इसलिए ये EBIT से लिंक किया हुआ है. So the difference between this net income growth rate and the EBIT linked growth rate is, first, in this all three models, first and second and third, wherever we have written ROE, replace that with ROCE, which makes sense. FCFF is about total capital, is not about equity, hence the return on equity is being replaced with return on capital employed. Same concept, FCFF में हम WACC यूज करते हैं, FCFE में हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज करते हैं. सिमिलरली FCFE में ग्रोथ रेट में हम ROE यूज करते हैं, और वहां पे ग्रोथ रेट में हम ROCE यूज करते हैं. यहाँ तक कोई डाउट?
Okay, so in case no, so that's the first change. Second change is in reinvestment. Now it is not called as equity reinvestment because not about equity. So ये जो word equity है, यहाँ पे आप equity नहीं देखोगे, यहाँ पे सिर्फ reinvestment देखोगे, और ये debt को हटा दिया गया है. Because now you're not calculating what is the money that I need to raise from equity. You're not calculating that. You're calculating what is the money that I need to raise from equity and debt. That is why debt is not being removed. Debt is not being knocked off. तो ये तीन changes होते हैं when you move from net income approach to EBIT approach or from FCFE to FCFF growth. First, ROE gets replaced with ROCE. Second, वहां पे equity reinvestment बोलते हैं, वहां पे सिर्फ reinvestment बोलते हैं. Third, in FCFE growth rate, you consider debt, both repayment and new loan. But in EBIT, you do not consider the debt because you want to calculate what is the money that you need to invest from equity and debt. Any question on this? तो फर्स्ट वाले में री-इन्वेस्टमेंट तो समझ में आया कि इक्विटी को नहीं लिया जा रहा क्योंकि डेट एंड इक्विटी इन्वॉल्व है इसमें, पर बट सर इसमें डेट वाले पार्ट को क्यों रिमूव कर दिया गया है? Because Hello? you want to calculate what is the money that you need for investment. Now you do not want to find out that is that money coming from equity or debt. FCFF और FCFE में डिफरेंस समझ आया फजलुर आपको? यस सर. क्या डिफरेंस है? सर एफसीएफई में हम इक्विटी शेयर का डिवैल्यूएशन करते हैं, एफसीएफएफ में हम कंपनी का. ऐसा मैंने नहीं बताया था, ये आपने जो पहले से सीखा था वही मुझे बता रहे हो आप. मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया. तो मैंने बताया वो बताओ आप. एफसीएफई में हम इसलिए वैल्यूएशन करते हैं क्योंकि हम अगर डिविडेंड नहीं मिलता है तो हम एफसीएफई का यूज करते हैं. ओके, और FCFF और FCF में डिफरेंस क्या? एफसीएफएफ में सर भाई कंपनी के लिए वैल्यूएशन करते हैं, कंपनी का ही डेट एंड इक्विटी. बस एक बार पिछले सेशंस में देख लेना, because this is not what I've explained. Okay, and I've mentioned earlier also that try and understand what we are discussing rather than just staying on the same point what you've studied earlier. Your point बोल रहे हो या जो statement आप बोल रहे हो, same statement आपने अभी जो पहले बोला वही statement आप repeat करो, little different choice of words. ये मैंने अभी तक कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया. ठीक है, सो मैं ये नहीं बोल रहा FCFF का यूज क्या है, मैं ये क्वेश्चन पूछ नहीं रहा हूँ, आप मुझे वो आंसर दे रहे हो कि FCFF का यूज ये है कि फर्म की वैल्यू के लिए यूज नहीं करते हैं. मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछा. मैंने आपसे पूछा FCFF और FCFE में डिफरेंस क्या है. तो एक बार प्लीज देख लेना वो जो FCFF और FCFE में डिफरेंस कराया है वो क्या डिफरेंस है.
So this is the growth for FCFE, this is the growth for FCFF. ठीक है, 3 चेंजेस दोनों में मिले हैं आपको जब आप नेट इनकम से EBIT में जाते हो. ठीक है, नाउ द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट पीस, ये जो आपको मॉडल बताए 3 ग्रोथ रेट के, ये आपके बेस ग्रोथ मॉडल्स होते हैं, जिसको आप थ्योरेटिकल ग्रोथ मॉडल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, बट रियल इंडस्ट्री में हम इसी से निकालते हैं, बट इसको एडजस्ट करते हैं. अब वो एडजस्टमेंट क्या है वो सुन लो ध्यान से, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है. It's purely based on the experience and how well you understand the industry and the business. देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके बेस कैलकुलेशन से आपका ग्रोथ रेट 10% आ गया. ठीक है, और लेट्स अज्यूम फॉर एग्जाम्पल ये आप मान लो आपका ईयर 2020 के बिगनिंग में ही आपने ये निकाल लिया और आपका एक्सपेक्टेड है कि 10% ग्रोथ रेट होगा. तो 2020 हम वी आर स्टैंडिंग इन द एंड ऑफ, वी आर स्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ 2020. ठीक है, वी आर स्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ 2020. प्रेजेंट जो है वो बिगनिंग ऑफ 2020, लेट्स अज्यूम दैट. और मैंने ये थ्योरेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया और निकाल लिया 10%. And beginning of 2020 was the time in India where this COVID and this pandemic effect actually started showing its impact somewhere between Jan, Feb, which got spilled over in March तक वो government ने वो steps लिए. Now, if I'm a research analyst, theoretically I've got this 10% growth, but if I understand this, that what's happening right now, it's pretty possible that other countries have already gone into lockdown and India might also go into lockdown. Okay, and this is what happened in March, correct? Now, if that happens, then I don't think this 10% company would be able to achieve this growth rate of 10%. Especially, let's assume if this company is into the business of, let's assume, traveling. Okay, so of course the traveling will get impacted. ये सब अगर होगा तो, so then this adjustment, इस ग्रोथ रेट को नीचे करना और ऊपर करना, ये जो एडजस्टमेंट आप करते हो, ये बेसिस व्हाटएवर इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ, आप उसके बिजनेस को कितना अच्छा समझ पा रहे हो, उसकी न्यूज क्या चल रही है, इंडस्ट्री क्या चल रही है, मैक्रो फैक्टर्स, ये जो एडजस्टमेंट आप करते हो, ये एडजस्टमेंट प्योरली एक्सपीरियंस रिसर्च एनालिस्ट को आना शुरू होता है. ठीक है, सो इफ आई से ओके demonetization, so this pandemic is expected to hit. I'm not comfortable with 10% because company will definitely will not be able to achieve 10%. अब वो 10 को आप 9 लेके जाते हो, 8 लेके जाते हो, इसका कोई मैथमेटिक्स नहीं. ठीक है, दिस इज प्योर. एंड इसी यही रीजन है कि ऑन द स्ट्रीट जो 4 रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, चारों की वैल्यू अलग अलग आती है जब उनकी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होती है. तो एनी क्वेश्चन टिल दिस पार्ट? ठीक है, so in case no, this completes your growth rate calculation. So we've done 6 models, 3 for FCFE, 3 for FCFF, which helps you to compute the growth rate for FCFF and FCFE. Okay, so
ये वही सेम फॉर्मूले के डेरिवेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे कराया आपको, ठीक है। नाउ सो हमने ये 3 स्टेप्स कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप इज टर्मिनल वैल्यू। पहले मैं आपको टर्मिनल वैल्यू बताता हूँ क्या होती है, ये हम कर चुके हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज टर्मिनल वैल्यू। You've done, suppose a company is कंपनी का फेज 1 ये है एंड देन फेज 2 ये है, और कंपनी यहाँ पे इन्फिनिटी तक ग्रो कर रही है। The way we've done the valuation, we divide this into 2 parts. This is phase 1 and this is phase 2. Correct? ये हमने किया। Company, let's assume first company is growing at, let's assume 4%, and then let's assume company is growing at, let's assume 7%. So जो growth rate सेकेंड फेज का होता है, जो इन्फिनिटी तक जा रहा होता है, उसकी जब आप वैल्यू निकालते हैं उसको टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। आई रिपीट, जब आप डिफरेंट ग्रोथ फेजेस बना देते हैं, उन डिफरेंट ग्रोथ फेजेस में जो लास्ट फेज होता है, द फेज विच इज गोइंग टिल इंफिनिटी, द फेज विच इज गोइंग कंसर्न फेज, which goes till perpetuity, when you calculate the value of that last phase, that value is called as terminal value. ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। This terminal value, do we have to calculate the terminal value for this FCFE, this free cash flow? दोनों के लिए करेंगे। Not to the individual item of सॉरी, PAT. नॉट टू इंडल का इंडिविजुअल आइटम को हम फोकस नहीं करेंगे. What could be the terminal value for that? Only the free cash flow for equity as well as total for the firm. हाँ बता रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। सो हमने टर्मिनल वैल्यू का फॉर्मूला क्या किया, हमने किया कैश फ्लो 1 अपॉन के माइनस जी। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव डन फॉर टर्मिनल वैल्यू। ये मैंने आपको डिराइव कराया था। ये है फॉर अ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। Now, if I'm using dividend valuation model, so this same formula changes to D1 upon KE minus G. If I'm using FCFE valuation model, the same formula changes to FCFE 1 upon KE minus G. If I'm using FCFF, the same formula changes to FCFF1, sorry, FCFF1 upon WACC minus G. So Deepak, this is answer to your question in terms of FCFE and FCFF का कैसे होता है. So this is the change that will happen in the cash flow, and depending upon हम numerator में क्या change करते हो, denominator में discount rate will also change. So if you're changing the cash flow to FCFF, so then your discount rate would be WACC. If your cash flow is FCFE, then your discount rate is cost of equity, and that's the same thing that's been explained here. सर ये तो कांस्टेंट ग्रोथ ही टर्मिनल वैल्यू हो जाएगा का फॉर्मूला हो जाएगा? नहीं, कांस्टेंट ग्रोथ जो लास्ट फेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट ग्रोथ फॉलो करता है। लास्ट फेज वाला जो कांस्टेंट ग्रोथ का जो फॉर्मूला होगा तो वही हमारा टर्मिनल वैल्यू हो जाएगा। यस यस, उसी को टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं जो इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। How to assume that value?
Which value? 5 years, 10, 11, 12, 13, 14. Or 10, 11, 12, again 10 and 11 are the 5 projections of next 5 years. ये growth rate के projection numbers बोले, ये किसके numbers बोले? The growth rate for PAT, because we are considering G as for that part. ये G बोले ना आपने जो numbers बोले. Yes. ठीक है. So 2015. So let's assume हम 2021 से start करते हैं. 2021, 2022, 2023. फजूरा वो तेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, जी चेंज कैसे होता है. एक क्वेश्चन पार्क करवाया था ना. यस सर. हाँ सुनो. ठीक है. सो दिस इज द गोइंग कंसर्न. और जो दीपक ने नंबर, हाँ नंबर बोलो दीपक. 10 क्या बोला? We can take the upward trend, the trend, up down trend and all. So ये नंबर्स ले लूं? Is that okay? 10, 11, 9, 10. how to gauge that terminal value G. ये नंबर्स ठीक है. Is that आपने ऊपर नीचे सारे आ गए यहाँ पे? Yes, okay. तो मैं परसेंटेज साइन ध्यान लगाया नहीं लगाया, बस सब जगह सेम ही मतलब होगा. ना सपोज कंपनी के ग्रोथ पैटर्न्स ऐसे प्रोजेक्शंस में आ रहे हैं. ठीक है. पहले दीपक आपके क्वेश्चन का आंसर. ना आई विल नॉट टेक ग्रोथ रेट एज 10%. मैं ये देखता हूं कि कंपनी ब्रॉडली ये दो ग्रोथ पैटर्न में फॉलो कर रही है. एक इसको अलग ब्रेक कर देता हूँ, इसको अलग ब्रेक कर देता हूँ. और इस जो स्मॉल मूवमेंट है इसका एक एवरेज लेता हूँ. हाइपोथेटिकली लेट्स से एवरेज कम्स आउट टू बी 9%. आई हैव नॉट कैलकुलेटेड बट लेट्स से कम्स आउट टू बी 9%. बिकॉज ये इवन आउट हो जाता है. ठीक है. एंड वी आर नॉट कैलकुलेटिंग दिस फॉर अ पर्टिकुलर क्वार्टर, फॉर अ पर्टिकुलर मंथ और अ ईयर. वी आर कैलकुलेटिंग वैल्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम रेंज. हेंस ये जो अप्रोक्सीमेट मेथड होता है ये सबको इवन आउट कर देता है. एवरेज मेथड जो होता है इवन आउट कर देता है. सो मैं इसमें G1 को 9% लेके चलता हूं. ठीक है. और G2, आप फजलू तेरे क्वेश्चन का आंसर, G2 क्यों आया और कब आया? जब कंपनी का जो वो एवरेज है वो चेंज हो जाता है या चेंज होने का एक्सपेक्टेड होना है, देन यू स्टार्ट अ न्यू फेज मॉडल. जब तक वो एवरेज का ट्रेंड लग रहा है वही चलने वाला है, you continue to be in the same phase, and when you expect that average will change, and that change is a significant change, which means that change is so significant that this change will not be captured by the averaging effect, then you say okay, end this phase and start the new phase. दीपक, is that clear? जो फर्स्ट आपके क्वेश्चन का आंसर था कि उसको कैसे करते हैं. सो मैं इसमें 10, 11, 9, 10.5 ऐसे अलग अलग नहीं करूंगा. मैं इसको एवरेज कर दूंगा. the other मॉडल जो थियोरेटिकली लिखा जाता है बट प्रैक्टिकली नहीं हम लोग यूज करते. प्रैक्टिकली मैंने आपको जो है ये बताया. थियोरेटिकली जो लिखा जाता है वो ये है कि मैं यहाँ पे इसको अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स बना दूंगा. ये G1 हो जाएगा, फिर इसको G2 बना देता हूँ, फिर इसको G3 बना देता हूँ, फिर इसको G4 बना देता हूँ. ऐसे कर सकते हो आप. But that's not what we use in the industry. Average it out, basically. हाँ, but वो एवरेजिंग तब करूंगा मैं जब वो नंबर्स मुझे लग रहा है कि 10 का 11 और 11 का 9 है, मेरे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन लॉन्ग रन. बट अगर वो 10 का 6 होने वाला है तो मैं उसको एवरेज करूंगा, बट उसको नेक्स्ट फेज में एवरेज करूंगा.
Deepak, is that clear? Can you please come up once again? Because So the growth that I will average out is the growth for a particular phase. एक phase का दूसरे phase से average out नहीं करूँगा. So I will not average out ये वाला 10%, this 10% with this 6%. I will not average out these two numbers, because this is material enough and will not. It's not a right approach to average out. कि 10 and 6 को average कर दूं, ठीक है, and I get it 8%. But ये जो 10, 11, 9 ये जो चल रहे हैं, this is a good range to average out. But ये 6, 5, 7 is a different range, इसलिए उसके लिए एक नया phase create कर दिया. तो सर सेकेंड फेज का फिर बोलो. मैं कह रहा हूँ सेकेंड फेज का फिर जो कांस्टेंट ग्रोथ होगा वो कैसे निकलेगा? ये तो इन्फिनिट तक ऐसे ही जाता रहेगा. करता हूँ उसको भी आंसर. पहले तुम्हारा वो आंसर हो गया. एक पुराना क्वेश्चन जो पार्क था कि चेंज कैसे पता लगाते हैं कि कौन सी ईयर में चेंज होता है. तो वो भी नहीं हुआ. वो जैसे फर्स्ट ईयर में 10% है, सेकेंड ईयर में 2022 में भी 10% है, बस इतना ही गिवन है. तो फिर नेक्स्ट का फिर कैसे पता चलेगा? 2015 के बाद सेकेंड स्टेज में आ जाएगा. मतलब क्या गिवन? मतलब ये सर कि जैसे 2021 में 10% है एंड 2020 में 11% है एंड 2030 आगे जाना है ना आपको, तो पीछे क्यों जा रहे हैं? यस 2022 में 11% है. और फिर उसके बाद 2023 2024 का कुछ गिवन है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है. निकालना पड़ेगा ना वो फोरकास्ट करके पीएनएल को बैलेंस शीट का. अगर आपको 2022 का मिल गया है, 2022 का मिल गया, उससे अभी 2023 का निकालना सिखा दिया ना आपको. अभी तो सिखाया. 2023 मिल गया, 2024 का निकल जाएगा. ऐसे ये तो निकलते जाएंगे ना आपके आगे तक. आपको अगर पीरियड के बिगनिंग का मिल जाए तो उसके आगे का तो अभी निकालना सिखाया ना. ओके सर. जो नहीं सिखाया था वो चेंज कैसे हो रहा है वो अभी बताया. कि जब आपने ऐसे नंबर्स निकाल लिए और आपको लग रहा है कि ये नंबर्स आसपास चल रहे हैं, तो आप उसको एवरेज कर देते हो, एक रेंज बना देते हो. बट अगर आपको लगता है नहीं वो नंबर्स इतने सिग्निफिकेंटली अवे हो रहे हैं कि उसको एवरेज करना ठीक नहीं, उसको आप स्प्लिट करके अलग रेंज, अलग अलग फेज बना देते हो. और इसमें बहुत सब्जेक्टिविटी है फजलू. सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे 8% होता, ऐसा होता. नाउ देयर इज पॉसिबिलिटी वन रिसर्च एनालिस्ट इन सारे को एवरेज आउट कर दे, क्या तो सेम ही चल रहा है. 10 का 9 गया, 9 का 8, हाउ डज इट मैटर? That is also possible in the real world. There could be another research analyst which says, no, I will break this into different phase and I will break this into different phase. There could be a research analyst which says, मैं तो इन दोनों को एक फेज बनाऊंगा 10 और 11 को, एंड देन ये सारा अलग कर दूंगा. ये सब permutation combination possible, and this is where the talent comes in. The key skill set of the research analyst comes. यहाँ पे कोई मैथमेटिक्स, कोई फॉर्मूला प्ले नहीं करता है. इस बेस नंबर के आगे पीछे का जो एडजस्टमेंट होता है, it's purely based on your understanding and experience. आप कितना मार्केट को, आपको पता है कि अभी पेंडेमिक हुआ है या कोई ऐसा इवेंट हुआ है, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है. इसलिए मैंने आपको फर्स्ट चीज बोली थी, बिजनेस मॉडल समझो कंपनी का. अगर मुझे कंपनी का बिजनेस मॉडल ही नहीं पता,
मुझे पता ही नहीं है कंपनी करती क्या है, तो ये जो इवेंट हुआ है, ये पेंडेमिक हुआ या कोई भी न्यूज आती है, कोई भी इवेंट आता है, उसका मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा या मेरी कंपनी पे जो जो कंपनी को मैं ट्रैक कर रहा हूँ उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, वो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो मैं समझ नहीं पाता। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कंपनी ट्रैवल बिजनेस करती है या कंपनी फार्मा बिजनेस करती है, जब तक मुझे यही समझ नहीं आएगा, और अगर फार्मा बिजनेस करती है तो कंपनी के पास वो कैपेसिटी है क्या, कंपनी उस सेगमेंट में है जो कोविड का ड्रग बना सकती है, ठीक है, जब तक मुझे ये सब समझ नहीं आएगा, मैं पेंडेमिक का इफेक्ट इस बिजनेस पे क्या होगा वो नहीं निकाल सकता, वो नहीं समझ सकता। एनीबडी एनी डाउट ऑन द ग्रोथ कंप्यूटेशन? सॉरी, हम तो ग्रोथ से आगे चले गए, सॉरी, टर्मिनल वैल्यू पे क्या? तो वो ग्रोथ वाला देखा ना। इसमें जो ग्रोथ रेट जो चेंज हो रहा है 10%, 11%, 9%, तो इसमें सर ये आरओई पर के चेंज होने के कारण हो रहा है ये। 3 मॉडल सिखाया ना आपको, एक कांस्टेंट वाला भी सिखाया, नो चेंज वाला भी सिखाया, तो वो किसी भी मेथड से हो सकता है, जो आपको लगाना वो आपका डिसीजन होगा। कांस्टेंट आरओई से तो सेम जी निकल जाता ना, सेम सेम जी रेट निकलता। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कैसे सर, कांस्टेंट आरओई की वजह से तो सेम ही आता ना। मजदूर, वो फॉर्मूले Yes, sir. में 2 वेरिएबल है ना, एक रिटेन अर्निंग है और एक कांस्टेंट आरओई है। अगर आरओई कांस्टेंट है बट रिटेन अर्निंग चेंज हो रहा है तो ग्रोथ चेंज नहीं होगा या सेम ही रहेगा? 2 वेरिएबल है ना वहां पे, एक वेरिएबल अगर सेम है बट दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है तो वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगी? वैल्यू चेंज हुआ बट ये परसेंटेज में तो चेंज नहीं ना होगा सर। क्यों नहीं होगा परसेंटेज चेंज? जब वैल्यू चेंज होगी तो परसेंटेज चेंज नहीं होगा? वो परसेंटेज क्या है? वो परसेंटेज वैल्यू ए वैल्यू बी के बीच में परसेंटेज ग्रोथ ही तो है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी अभी 100 रुपीज है, अगले साल आपकी कंपनी कहती है आपको 105 रुपीज कर देंगे, तो आपकी ग्रोथ 5% हो गई फजलू। यस सर। अब उसके अगले ईयर कंपनी कहती है हम आपकी सैलरी को 110 रुपीज कर देंगे या 107 रुपीज कर देंगे, चलो 107 कर देंगे। तो अब आप ग्रोथ कैसे निकालोगे? 107 और 105 के बीच के इंक्रीमेंट को ही ग्रोथ बोलते हैं ना। यस सर। तो अगर वो 107 ना हो के 120 होती तो ग्रोथ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपके? यस सर। यस सर। अभी तो आप बोल रहे हो कि वो वैल्यू चेंज हो रही है, परसेंटेज पे क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है। यस सर। हाँ जी, एनीबडी एल्स टर्मिनल वैल्यू में कोई डाउट है तो बताइए। सो टर्मिनल वैल्यू हमेशा वो इन्फिनिटी वाला वैल्यू ही रहेगा या एज पर इन्वेस्टर? ओके, यस, वो अगर लास्ट फेज, इन्वेस्टर ने पीरियड डिसाइड कर रखा है। लास्ट फेज वाला जो होता है, लास्ट फेज, उसको यस, टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं, जो लास्ट फेज होता है। ठीक है। तो सर ये इन्फिनाइट वाला जो है कांस्टेंट ग्रोथ वाला, उसका एवरेज कैसे लेंगे? उसका एवरेज, क्यों लेना है? अभी तो बताए यहाँ पे क्या एवरेज लेना है। ये सेकेंड फेज के लिए जो कांस्टेंट जाएगा तो हम 8%, कांस्टेंट है तो एवरेज 7%। क्या लेना है उसमें? एवरेज क्या लेना है कांस्टेंट है तो? अगर वो चेंज ही नहीं हो रहा तो एवरेज क्या लेना है उसमें? 8%, 7%, 7% जाता जा रहा है, तो ये कांस्टेंट कहाँ हुआ? तो अभी तो किस वही तो रेट से बताया, उसको? ना, अगर आपके लिए ये 8 और 7 का कुछ चेंज मैटर करता है, अगर आप कहते हो नहीं 8 अलग है 7 अलग है, तो इसको 3 फेज मॉडल बना दो। फेज 1 ये हो गया, ये फेज 2 हो गया और ये फेज 3 हो गया। इफ यू बिलीव 8 और 7 में आपके लिए इतना मैटर करता है, ये एक फर्स्ट रिसर्च एनालिस्ट कर सकता है। दूसरा रिसर्च एनालिस्ट बोल सकता है कि मैं इसको 2 फेज में ही करूंगा, ये फेज 1 है और ये फेज 2 है।
तो ये 8 और 7 है, ये सारा का सारा मेरे लिए एक एवरेज हो गया 7.5 फॉर सेक ऑफ डिस्कशन इन दिस एग्जाम्पल। अब इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि इसको 2 फेज में सॉल्व करना है, इसको 3 फेज में सॉल्व करना है। जो रिसर्च एनालिस्ट को 2 फेज के हिसाब से करेगा उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी, जो इसको 3 फेज के हिसाब से करेगा उसकी वैल्यू अलग आ जाएगी। इसलिए मार्केट में एक रिसर्च एनालिस्ट अलग वैल्यू निकालेगा, दूसरा अलग निकालेगा। क्लियर है फजलूर? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। नो सर, क्लियर है। ओके मैंने आपको बता दिया सब। सो टर्मिनल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया FCFF के लिए क्या होती है, FCFF1 क्या होता है, FCFF 0 into 1 plus G upon WAC minus G। FCFE के लिए मैंने आपको बता दिया KE आता है, ठीक है, और इसी को टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, सो व्हाट वी आर कंक्लूडिंग नाउ, मैंने आपको 4 वैल्यूएशन मॉडल्स कंप्लीट कर दिए अभी DCF में। फर्स्ट इज डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, सेकंड इज एडजस्टेड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल जिसमें प्राइस भी हमने डाला था, फिर FCFE वैल्यूएशन मॉडल, FCFF वैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, इसमें मैंने फिर और 3 आपको कराए, फर्स्ट कांस्टेंट ग्रोथ, नो ग्रोथ एंड डिफरेंट ग्रोथ। डिफरेंट ग्रोथ में मैंने आपको, तो कितने हो गए, 4 और 3 7, ठीक है। देन उसके अंदर भी मैंने आपको 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, 5 फेज में उसको काउंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आपको वो अनलिमिटेड है। उसमें भी हमने इस तरीके से करा है कि कितने भी फेजेस आए हम इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो ब्रॉडली अगर मैं 2 फेज 3 फेज को अलग काउंट नहीं करे तो ब्रॉडली वी हैव डन दी 7 अप्रोचेस और 7 मॉडल, जो भी आप वर्ड यूज करना चाहे, सो फार अंडर द DCF फॉर द वैल्यूएशन। कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताइए। इनकम अप्रोच, राइट? एग्जैक्टली इनकम अप्रोच हमने खत्म कर दिया है। इनकम अप्रोच के अंदर ये DCF के कॉम्पोनेंट क्या आपको मैंने ये 8-9 मॉडल्स करा दिए जो मैं आपको कल कराऊंगा। कल हम इनकम अप्रोच के एक और, इनकम अप्रोच एक था, फिर दूसरा मॉडल था या दूसरी अप्रोच थी जो मार्केट अप्रोच थी, उसके अंदर के मॉडल्स कराऊंगा। तो इनकम अप्रोच इज व्हाट वी हैव कंक्लूडेड। एनी डाउट? ओके, so in case no questions so we'll connect tomorrow. Please आप लोग ये रिवाइज कर लीजिए बिकॉज ये धीरे धीरे आगे जाके मतलब this will become heavy probably, so it's better that आप parallelly रिवाइज करते जाए। कोई डाउट है तो पूछते जाए, do not try and carry this together। फिर मैं लास्ट में कर लूंगा या कर लूंगी, so my suggestion is parallelly करिए, it will be easy for you। ठीक है, चलिए, थैंक्स, विल कनेक्ट टुमारो विल स्टार्ट विद द मार्केट अप्रोच वैल्यूएशन मॉडल्स। थैंक्स, बाय।